प्रणाम, नमस्कार मित्रों। एक बात चल रही थी, विषय था प्रेम, ज्योतिष। प्रेम में हमारे सेंसरी ऑर्गन का बड़ा रोल होता है। हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है ना, यही रिप्रेजेंट करती है प्रेम को। यही हमारी भावभंगिमाएं हैं, अभिव्यक्ति का सोर्स यही है, व्यापक एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। अब इनके रोल को ध्यान में रखते हुए एक कुंडली मेरे सामने है, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। समस्या ही है, कुंडली जो है वो मूक बधिर है। पर मूक बधिर कैसे हो गया? क्या कारण था मूक बधिर बनने का भाई? क्योंकि दो सेंसरी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो गए। कौन कौन? पहला हो गया जो हमारा सुनने वाला है। सुनने वाला कौन सा है? कान, नाद, बृहस्पति, आकाश तत्व का मालिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। और दूसरा है नक्षत्र में इसको श्रवण दे दिया गया, सुनना, श्रवण यंत्र। और दूसरा है शुक्र, वेनस, जो हमारे मुख का मुखाधिपति है। भाषा का बड़ा रोल होता है, हम बोलते मुंह से ही है भाई। खैर, इसी के अंदर हमारा वोकल कॉर्ड होता है शुक्र। क्या वजह था कि एक बच्चा मुख बधिर पैदा हुआ? हालांकि इसके बहुत सारे जो कारण जुड़े होते हैं वो पेरेंटल हॉरोस्कोप पर भी होता है, माता पिता के जन्मपत्रियों पर। कर वो मेरे पास नहीं है। आइए हम बच्चे कुंडली की व्याख्या कर लेते हैं। बच्चे का जन्म शिष्य ऋतु का है। जन्म है 20 फरवरी का, 20 फरवरी 1974। वक्त है दोपहर का 12:45। जन्म गोरखपुर का है। दिन है वेडनेसडे, बुधवार का दिन है। लगन भी मिथुन है, इसका मालिक स्वयं बुध होता है। आइए इसको हम ध्यान से देखें तो जो लग्नेश बुध है, लगन का जो मालिक और दिन भी बुधवार का है, वो अपने घर से नवम भाव में, जहां कुंभ राशि है, उसमें विराजमान है और 16:39 का है, सदभिष नक्षत्र का है। शनि नाम का ग्रह जो कुंभ का मालिक है वो लग्न में बैठ गया, मिथुन मैंने बुध और शनि में एक्सचेंज हो गया, आसान परिवर्तन योग बन गया। शनि लग्न में है और मिथुन में है। बड़े अल्पांश हैं, 4:20 का है, यानी वो मृगशिरा नक्षत्र का है। और दूसरा नवांश है, मैंने वो दूसरे चरण का है। केतु शाम में बैठ गया, राहु के साथ बैठ गया। केतु 3-5 का है, दोनों की डिग्री लगभग पैरेलल है। केतु मृगशिरा के तृतीय चरण का है, शनि मृगशिरा के चौथे चरण का है। और राहु धनु में है, मूल नक्षत्र का है भाई। अब जो बृहस्पति नाम का प्लेनेट है वो 2-11 का है, कुंभ में ही बैठा है। कंबस अशोक सूर्य के पैरेलल होने से सूर्य वही विराजमान। चंद्रमा और विश्व शुक्र नाम के जो मोन और वेनस नाम के ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र, ये कुंडली के अष्टम भाव में। यहाँ 10 नंबर है जिसका मालिक शनि होता है। शुक्र की डिग्री 3-15 है, नहीं वो पहले नवांश में ही है। और मकर का जो पहला नक्षत्र उसको उत्तराखाड़ कहते हैं। और चंद्रमा नाम का जो ग्रह है वो भी वही बैठा है, वो 16-22 का है। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र का है, 16-22 और अष्टम भाव में। अमावस्या के करीब का जन्म है, तिथि उसको हम त्रयोदशी कहते हैं। और मंगल नाम का ग्रह कुंडली के 12वें खाने में, बड़ा विकूल जगह पर है जहां मंगल को नहीं होना चाहिए। वृक्ष राशि में है और शुरुआत में है 2:36 पर। जो मंगल नाम का ग्रह है वो भी मृगशिरा नक्षत्र का ही है और पहले नवांश में है। यानी जो पहला नवांश होगा वो मकर होगा। आई बात समझ ले, मकर में, यानी मंगल मकर के नवांश में बैठा हुआ है। और जो शुक्र नाम का ग्रह है जो मकर राशि में बैठा है, अष्टम भाव में 3-15 है, वो भी जब नवांश में आएगा तो मकर में ही चला जाएगा। यानी शुक्र मंगल मकर में एक साथ होंगे। मकर थोड़ा पीड़ित हो गया। अब दूसरी बात है कि देखा जाए तो कुंडली के जो ग्रह हैं वो एक ही ग्रह पे सेंट्रलाइज हैं, उसको शनि कहते हैं। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ हैं। सारे ग्रह मकर कुंभ में सेंट्रलाइज हैं। जो इतर हैं, शनि मिथुन का है, जो शनि मिथुन का है, और जो मंगल वृक्ष का है, ये भी वही सेंट्रलाइज है, क्योंकि बुध भी यही है और शुक्र भी यही है। यानी सारे जो ग्रह है वो शनि पर ही सेंट्रलाइज है, राहु के। और शनि कमजोर है, एक तो अल्पांश है, दिन के दोपहर का जन्म है, शनि कमजोर कहा जाएगा। और सूर्य के शनि के जितने एसोसिएट हैं, शनि के जो सहयोगी ग्रह हैं, कौन कौन है भाई? पहला तो शुक्र होता है और दूसरा ग्रह बुध होता है। ये दोनों सहयोगी ग्रह उससे दूर है, वो लग्न में है और ये स्तंभ और 9 भाव में।
यानी शनि को अपने सहयोगियों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। ये पूरे वायुमंडल का संचालन हमारा शनि करता है। शनि हमारे नर्वस सिस्टम का मालिक होता है। अब बच्चा मूक बधिर हो गया। पहला इसका रोल होता है कुंडली के तीसरे पार्ट, जहां हम इससे कहते हैं ना ENT, जहां 3 नंबर तीसरा भाव कहा गया। उस 3 नंबर का वाले मरकरी होता है, मैंने हमारे ENT का जो प्रथम चौकीदार है उसको बुध कहते हैं। और हमारे ओकल कार्ड का जैसे आवाज निकलती है उसका संचालन बुध मरकरी के द्वारा ही होता है। यहां मरकरी बड़ा कमजोर हो गया, बड़ा वीक हो गया, 9वें भाव में चला गया। 9वां भाव बृहस्पति से रूल होता है और उस भाव का कार्यग्रह जो बृहस्पति 9वें भाव का है उसके साथ बैठे, बुध बहुत कमजोर हो गया। अब बुध कमजोर हुआ तो जो ENT की फंक्शनिंग वो कमजोर हो गई। पर बृहस्पति भी कमजोर है, उसने बुध को तो कमजोर किया, स्वयं भी कमजोर हो गया। अब ENT की फंक्शनिंग में 2 चीजें बहुत कमजोर हो गई। एक तो शुक्र बड़ा कमजोर, मकर राशि का है, मकर पृथ्वी तत्व की राशि है और शनि की राशि है, चंद्रमा के साथ बैठ गया। दूसरे उसकी राशि पर मंगल कोपाइड हो गया। शुक्र की राशि जो प्रमुख राशि है वृक, जो माउथ मुंह के फंक्शन को गवर्न करता है उसको वृक कहते हैं, उस राशि पर मंगल विराजमान कुंडली के 12वें खाने में। और दोनों जब नवांश में हम जा रहे हैं तो दोनों मिल जा रहे हैं, यानी मकर में मंगल भी नवांश कुंडली में है और शुक्र भी वहीं बैठ गया, यानी शुक्र मंगल से पीड़ित कहा जाएगा। इस समीकरण इस कॉम्बिनेशन ने बच्चे के अंदर एक फाउंडेशनल डिफेक्ट पैदा कर दिया। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ तो वो गूंगा बहरा पैदा हो। आइए, ये इस कुंडली की व्याख्या थी। अब हम विषय पर आ जाते हैं। हमने कहा विषय था प्रेम, प्रेम और ज्योतिष, ज्योतिष और प्रेम। आइए, प्रेम में सेंसरी ऑर्गन की क्या भूमिका होती है? बहुत भूमिका होती है। एक तो देखा जाए तो मोर देन 80% भूमिका इसी की होती है। आइए, अब सेंसरी ऑर्गन में सबसे पहले जो ऑर्गन आता है ना उसे कहते हैं पृथ्वी, क्षिति। ये पृथ्वी तो है क्या? कार्य भाई मेरा नाक, घाड़, गंध, ये गंध है। प्यार का स्वयं एक गंध होता है, एक अजीब गंध होता है, वो प्यार करने वाले को ही मालूम होता है। आई बात? अरे नाक की बड़ी भूमिका है। आई बात समझे? गंध, क्योंकि गंध कहां से पैदा हो, गंध कहां सीखा गया? कहा पृथ्वी से, इस भूमि से गंध सीखा। आई बात? और ये एक नाक जो हमारी है ना, इसकी भूमिका एक एयर कंडीशनर का है, वातानुकूलन का है। अब बारी आई जल, क्षिति जल। जल, जल के बिना तो हम प्रेम की कल्पना ही नहीं कर सकते। कोई प्रेम हो, भगवत प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम हो, मानवीय प्रेम हो, जीव जंतुओं से प्रेम हो, पशु पक्षियों से प्रेम हो, वनस्पतियों से प्रेम हो, निराकार प्रेम हो, साकार प्रेम हो, कोई प्रेम जल के बिना संभव ही नहीं। जल, जल तत्व, अरे इसका स्वयं जो मुखिया शुक्र ही कहते हैं, जिसे प्रेम का देवता है, प्रेम की देवी कहा गया, शुक्र। अब नंबर 3 बारी किसकी आगे? क्षिति जल पावक, अग्नि, अग्नि तत्व। ये कौन सा? नेत्र, हमारे दोनों बल्ब से रोशनी आती है, प्रकाश मिलता है, रोशनी। और आंखों की तो बात ही कुछ अलग है। ये बड़े संकेतक हैं। ये आंखें बड़ी इशारा कर देती हैं, आंखों से बातें हो जाती प्रेम में। है बात? उसने कहा हम तो उनकी आंखों में खो गए। तो ये बड़े संकेतक हैं और प्रेम में बड़ी गहरी भूमिका हमारी आंखों की है। खैर, आगे बढ़ते हैं। गगन, आकाश तत्व, बहुत महत्वपूर्ण। कहीं से अगर हमने आकर्षण सीखा, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन सीखा, गुरुत्वाकर्षण सीखा, तो बृहस्पति सीखा। आकाश बड़ा दूर है और वहां से आकर्षित कर रहा है, जिसके आकर्षण पे, जैसे मैग्नेटिक फोर्स पे हम खड़े हैं, बृहस्पति। और घ्राण, और कहा नहीं, जो हमारा नाद अंग, इसको कान कहते हैं, नाद, आवाज, नाद। ये प्रेम में बड़ी अहम भूमिका है। बात, बड़ी अहम भूमिका है। जो सुनकर प्रेम हो जाता है, हम खो जाते हैं, है ना? बहुत देखा गया ना कि भक्त भगवान के प्रेम बड़ा विलीन हो गया। कहाँ खो गए थे?
कार्य हम भगवत दर्शन में खो गए थे, विलीन हो गए, उससे मेरी बातें हो रही थी। अरे मुझे दिखाई नहीं दिया, कहा आप नहीं देख पाओगे। ऐसा प्रेम तो प्रेम कर देख पाता है। आप मीरा बाई को ले लो, मीरा बाई को ले लो, जो प्रेम में कितनी विलीन है। आई बात, इतनी विलीन है कि उसको कृष्ण की फिजिकल बॉडी नहीं मिली, शरीर नहीं मिला, पर इतनी हो गई सारी दुनिया भूल गई, बावली हो गई। मीरा प्रेम पिपाशी हो गई। लेकिन यार मैं तो प्रेम दिवाली, मेरा दर्द न जाने पर प्रेम, उस मीरा का प्रेम है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है शमीरा, वायु, सैटर्न। स्पर्श, बड़ी भूमिका स्पर्श का, बड़ी भूमिका। अगर हम मानवीय प्रेम की बातें करें, कोई बातें होती ना, अरे भाई आज तो उनके हाथों का स्पर्श हो गया था, उनके कपड़ों का स्पर्श हो गया था, अरे उनसे हमने हाथ मिलाया, हाथों को हम धुलेंगे नहीं, मैं धुलूंगी नहीं, पूरा स्पर्श का सुख गायब हो जाएगा। बड़ा परम सुख स्पर्श का होता है। और यह तो संदेश वाहक मैसेंजर भी है, कन्वर्सेशन ऐसी कहा, मानो किसी सुन नहीं पाया और कन्वर्सेशन हो गया, इनकी सोच उनके तक पहुंच गई, उनकी सोच इनके तक पहुंच गई, प्रेम हो गया। खैर, ये पांचों संस्कृति आर्गन हैं। इन पांचों को केंद्रित करने के लिए जिस राशि का चयन किया गया, उस राशि का नाम है 5 नंबर, उसका नाम है लियो। हिंदी में कहते हैं सिंह राशि। बड़ी बलवान सत्ता है राशि सिंह हो भाई। नहीं कहता प्रेम में बड़ी ताकत है, प्रेम ही ने तो महान बनाया, बिना प्रेम को महान बन नहीं सकता। किसी को ले लिया, जितनी कुंडलियां ले लिया, भगवान राम को ले लिया। जन्म कब है? चैत्र महीने का, अप्रैल महीने, जब सूर्य मेघ संक्रांति में आ जाता है, मेघ सूर्य है बात। और राम ने बड़ा प्रेम कर लिया। किससे प्रेम कर लिया? मर्यादाओं से, अपने जीवन के कर्तव्यों से। प्रेम में बड़ा सेक्रीफाइस, बड़ा त्याग भी है। प्रेम के दोनों पक्ष हैं, प्रेम में संयोग भी है, वियोग भी है। लेकिन वियोग कभी कभी संयोग से बड़ी भूमिका निभा लेता है। लिखा ना, वियोगी होगा पहला कभी, आह से निकला होगा गान। यानी जो आह है, जो दर्द है, जो वेदना है, संवेदना है, ये गान बन जाती है। आई बात, वो कभी कभी बना देती। और इस त्याग ने, इस सेक्रीफाइस ने बड़ा महान बना दिया। इतना महान बना दिया कि राम उस वंश के मर्यादा पुरुषोत्तम हो। बड़ी महान उनकी वंशावली है। यहाँ नहुष, यहाँ भगीरथ हैं, यहाँ दिलीप हैं, यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, यहाँ महाराज दशरथ हैं। उस वंशावली में एक राम ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया जो कितने जन्म जन्म तक उस कुल को, सूर्य कुल को बड़ा महान बना दिया। और बड़ा त्याग किया उसमें उसकी माँ ने, उसकी सबसे प्रिय माँ थी, यानी माँ कैकेयी, बहुत त्याग किया। बात जैसे लगता है ना कि जो बहुत प्यार करता है वो बड़ा त्याग करता है। प्यार में सच में त्याग ज्यादा है। वो प्यार जो क्षणिक सुख देता है, वो शायद प्यार के डेफिनेशन में खरा नहीं उतरता है। वो प्यार कुछ क्षण का नश्वर प्यार होता है, पर वो प्यार जिस प्यार में खाली समर्पण है, जिस प्यार में बड़ी संवेदनशील पीड़ाएं हैं, जो प्यार मौन है, भाषा रहित है, जो प्यार अपनी प्रियतम के लिए, अपने प्रिय के लिए सब कुछ सहने को तैयार है, पर प्रेम का मार्ग छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसा प्रेम, ठीक ऐसे ही प्रेम कैकेयी माँ ने राम से किया था। इतना प्यार भरत से नहीं था जितना राम से था।
शायद उस राम को महान बनाने के लिए, उस राम को अयोध्या की सीमा से बड़ा बनाने के लिए। शायद अगर सूर्यवंश के, अयोध्या के, अवध के राजा होते तो सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते। ये अखिल भूमंडल के स्वामी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो, भगवान श्री राम नहीं हो पाते। जो प्रेम था, कैसा प्रेम था? कर्तव्यों का प्रेम, मानवता का प्रेम, पृथ्वी की पीड़ा हरण करने का प्रेम, दायित्वों के निर्वहन का प्रेम। इस त्याग ने, इस शहादत ने राम को राम बना दिया। अब अगर हम कुंडली की बातें करें, जन्मांक की बातें करें, तो ये पक्ष कहां से हम सेटलाइज करें? प्रेम की महानता कहां से पैदा हुई? इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो तो हमारे कुंडली में ईशान कोण का रोल होता है। ये रोल, ये कोण बहुत, ये कोण ना अन्य कुंडलियों बताएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईशान कोण कहा गया, ईशान कोण बड़ा भाव प्रधान है, और उस पे जो राशि मानी गई वो उससे कहा गया 12 नंबर, 12वां भाव 12, वहां राशि दे दी गई 12 नंबर। इसको मीन राशि कहते हैं, जिसका मालिक स्वयं बृहस्पति होता है। अब उस मीन राशि में कितने नक्षत्र आते हैं? उसमें आता है पूर्वा भाद्रपद का अंतिम चरण, उत्तरा भाद्रपद का संपूर्ण चरण, और रेवती। ये नक्षत्र 2 चरण 9 हो गए। अब इसकी जो शुरुआत है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से है, जो स्वयं बृहस्पति का ही नक्षत्र है। फिर शनि का आ गया, बुध का नक्षत्र आ गया। इस 3 ग्रहों की मिली जुली भूमिका इसमें है। इसमें शनि का, बुध का और बृहस्पति का, तीनों की भूमिका। 3 रसों से संरक्षित है ईशान कोण है। जहां बृहस्पति का सत्वगुण है, जहां बुध का रजोगुण है, जहां शनि का तमोगुण है। तीनों गुणों से बना है। और कमांड मीन के हाथ में, जो जल तत्व, जल प्रधान है। एक बड़ा सम्मिश्रण बना दिया उसको, और शुक्र को स्थापित किया कि देखो भाई, शुक्र है का, शुक्र का ये प्रिय राशि है, प्रिय क्षेत्र शुक्र का ईशान कोण। तो शुक्र संवेदना का मालिक है, चंद्रमा नहीं। चंद्रमा तो भावना का मालिक, तो भावना का संवाहक है। शुक्र संवेदना का मालिक। बिना संवेदना के प्यार नहीं हो सकता। यहां शब्द है संबंध, सहयोग, संभोग, साथ साथ। यहां शब्द है, यहां मैत्रीता की बड़ी प्रगाढ़ता है। जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के, दूसरे मित्र की पीड़ा को समझ लेता है। यहां प्यार स्वयं के लिए नहीं है, जहां प्यार उसके लिए, इसको हम प्यार करते हैं, ऐसा प्यार है। ये भाव, ये भूमिका हमारे कुंडली के 12वें भाव का है, मीन राशि का है। आइए अब वार्ता इसको आज यही खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में और वार्ताएं करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।